बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पैथोफिजियोलॉजी का स्टार्ट करने वाले हैं तो वो है मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़, इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय नाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप लोगों को मिल सके। टर्म्स यूज्ड इन पैथोफिजियोलॉजी, कुछ ऐसे टर्म्स जो कि यूज़ होते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। आगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में ये टर्म्स सारे यूज़ होने वाले हैं। पैथोजेनेसिस किस चीज़ को कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस। जिस चीज़ की वजह से भी डेवलप हो जाए डिजीज तो उसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। चाहे वो वायरस हो, चाहे वो पंजाई हो, चाहे वो बैक्टीरिया वगैरह जो भी हो, लेकिन जिसकी वजह से जिस तरह से डेवलप हो जाए डिजीज़ तो उसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। डिजीज़ डेवलप इन स्टेजेस, डिजीज़ जो है ना ये कुछ स्टेजेस के ज़रिए से क्या होती है, ये कुछ स्टेजेस के ज़रिए से मतलब डेवलप हो जाती है। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है ना ये 3 स्टेजेस की वजह से के ज़रिए से डेवलप हो जाती है। द फर्स्ट स्टेजेस का जो है ना वो है इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें साइन एंड सिम्टम अभी क्या हो जाते हैं, ज़ाहिर हो जाते हैं। फिर उसके बाद है डिजीज़ में बंदा जो है ना वो सीवियरली इल हो जाता है। और लास्ट में कन्वेलेसेंस है, कन्वेलेसेंस में या तो बंदा मर जाता है और या ठीक होने की तरफ आ जाता है वापस। पैथोफिजियोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं? एक स्पेसिफिक डिजीज़ जो है ना वो कैसे एक नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, नॉर्मल फंक्शन में चेंजेस लाता है, उसको हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। हाउ द डिजीज़ अफेक्ट स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, कैसे एक डिजीज़ जो है ना वो बॉडी के एक स्पेसिफिक फंक्शन को डिस्टर्ब करती है या उस पर अफेक्ट करती है, तो उसको हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। एक होता है सब्जेक्टिव फाइंडिंग और एक होता है ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग। सब्जेक्टिव फाइंडिंग जो पेशेंट हमें साइन एंड सिम्टम बताता है तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव फाइंडिंग, यानी पेशेंट से हम हिस्ट्री लेते हैं और उससे डिस्क्राइब करते हैं सारी हिस्ट्री, तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव फाइंडिंग। ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग वो फाइंडिंग जो कि हम फिज़िकली एग्जामिनेशन करते हैं और फिज़िकली एग्ज़ाम में जितनी भी डिसऑर्डर हम फाइंड करते हैं, साइन सिम्टम फाइंड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग। जो डॉक्टर फाइंड करता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग, जो पेशेंट खुद बताता है तो उसको कहते हैं सब्जेक्टिव फाइंडिंग। अकरेंस ऑफ डिजीज़ डिफाइंड बाय फैक्टर, 2 फैक्टर्स की वजह से अकरेंस ऑफ डिजीज़ हो जाता है, डिजीज़ अकर हो जाता है। एक है इंसिडेंस और एक है प्रीवेलेंस। इंसिडेंस जो न्यू केसेस पर यूनिट टाइम आता है तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंस, लेकिन जो न्यू और ओल्ड दोनों केसेस पर यूनिट टाइम आता है तो उसको हम कहते हैं प्रीवेलेंस। जिससे कि हमारे साथ कोरोना है, कोरोना के ऊपर अब दूसरा लेयर आ गया है तो उसको हम कहते हैं प्रीवेलेंस, लेकिन फर्स्ट जो कोरोना आई थी तो उसको हम कहते थे इंसिडेंस। डिजीज़ टर्मिनोलॉजीज में हमारे साथ फर्स्ट क्या है? एटियोलॉजी। काजेज ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड एटियोलॉजी। आइडियोपैथिक, जिस डिजीज़ का अननोन काज हो तो उसको हम कहते हैं आइडियोपैथिक, मतलब उसका अभी काज मालूम नहीं है तो उसको हम कहते हैं आइडियोपैथिक। लेट्रोजेनिक किस चीज़ को कहते हैं? डिजीज़ काज्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, मतलब ह्यूमन की वजह से जितने भी डिजीज़ काज होती है दूसरे इंसान को तो उसको हम कहते हैं लेट्रोजेनिक। कंजेनिटल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो कि बाय बर्थ अकर हो जाए तो उसको कहते हैं कंजेनिटल। रिमिशन पीरियड व्हेन सिम्टम एंड साइन ऑफ डिजीज़ अबेट, जिस दौरान साइन एंड सिम्टम कम हो किसी डिजीज़ में तो उसको हम रिमिशन कहते हैं, और जिस दौरान साइन एंड सिम्टम ज़्यादा हो एक डिजीज़ में तो उसको हम कहते हैं एक्सरबेशन। एंडेमिक डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती है? डिजीज़ नेटिव टू लोकल एरिया। अगर डिजीज़ जो है ना वो एक लोकल एरिया में आ जाए तो उसको हम कहते हैं एंडेमिक। एपिडेमिक वो डिजीज़ जो कि किसी मेनी पीपल अफेक्टेड इन अ गिवन एरिया, एक गिवन एरिया में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफेक्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। और पेंडेमिक जो वर्ल्ड वाइड एक लार्ज एरिया में वर्ल्ड वाइड आ जाए तो उसको हम कहते हैं पेंडेमिक डिजीज़। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है बिफोर डेवलपिंग साइन एंड सिम्टम, जिसमें अभी तक साइन एंड सिम्टम डेवलप नहीं हुई है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। प्रोग्नोसिस जो है ना ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी को कहते हैं।
अगर रिकवरी की कोई प्रोबेबिलिटी है, रिकवरी हो सकती है, पॉसिबल है, तो उसको हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। मॉर्बिडिटी जो है ना, ये डिजीज़ के रेट को कहते हैं, एक ग्रुप में कितने डिजीज़ के रेट है और एक ग्रुप में कितने डेथ रेट है, तो उसको हम मॉर्टिलिटी कहते हैं। फिर एपिडेमियोलॉजी, हाउ द डिजीज़ अकर एंड स्प्रेड थ्रू एन एरिया, कैसे ये डिजीज़ अकर हुआ है और कैसे ये स्प्रेड हुआ है एक एरिया में, तो उसके बारे में जब हम मालूम करेंगे तो इस सारे मालूमात को फिर हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। डिजीज़ टर्मिनोलॉजीज में है कम्युनिकेबिलिटी, वो डिजीज़ जिसकी कैपेसिटी हो कि वो स्प्रेड हो जाए वन इंडिविजुअल से दूसरे बंदे को, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को खास होने वाले डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, स्प्रेड होने वाले डिजीज़ को हम कहते हैं कम्युनिकेबिलिटी। इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी किस चीज़ को कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, पैथोजन का वो एबिलिटी जो कि हमारे जो इम्यून रिस्पांस है उसको इंड्यूस करे, इंक्रीज करे, तो उसको हम कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं वैक्सीन, वैक्सीनेशन के ज़रिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो क्या हो जाता है, वो इंड्यूस्ड हो जाता है, जो कि एक पैथोजन है और इनएक्टिव फॉर्म में पैथोजन है। इन्फेक्टिविटी, enable pathogen to invade and multiply in a susceptible host, enable pathogen to invade एंड मल्टीप्लाई इन ससेप्टेबल होस्ट, वो पैथोजन जो कि एक ससेप्टेबल होस्ट में मल्टीप्लिकेशन और उसकी जो रिप्रोडक्शन है उसकी कुव्वत हो उसमें, तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्टिविटी। टॉक्सिजेनिसिटी, टॉक्सिजेनिसिटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सॉल्युबल टॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। टॉक्सिजेनिसिटी जो है ना ये एक पैथोजन का ऐसी एबिलिटी जो कि क्या करे, जो कि प्रोड्यूस्ड करे सॉल्युबल टॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन, तो उसको हम कहते हैं एक पैथोजन का ये एबिलिटी कि वो प्रोड्यूस करे टॉक्सिन को, तो उसको हम कहते हैं टॉक्सिजेनिसिटी। वायरुलेंस इज द पैथोजन कैपेसिटी टू कॉज डिजीज, वायरुलेंस किस चीज़ को कहते हैं, पैथोजन का वो एबिलिटी जो कि काज करे एक डिजीज़ को, जैसे कि मीजल्स की जो मीजल वायरस की जो वायरुलेंस है वो लो है एज कम्पेयर टू रेबीज। रेबीज वायरस का जो वायरुलेंट है वो हाई है, क्यों, क्योंकि उसका फिर इलाज भी नहीं है, और वो जो है ना वो जो रेबीज वायरस है अगर वो एक बार हो गया तो फिर वो ट्रीट नहीं हो सकते, उसका कोई भी ट्रीटमेंट, हाई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो मीजल्स है वो जल्दी से ठीक हो सकते हैं। तो मीजल का जो वायरुलेंस है वो स्लो है एज कम्पेयर टू रेबीज। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स यानी रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर किस चीज़ को कहते हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को रिस्क फैक्टर भी कह सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है, एज है, सेक्स है, लाइफस्टाइल है। एज कैसे रिस्क फैक्टर है, यंग आर प्रोन टू एक्सीडेंट, यंग जो होते हैं वो ज़्यादातर एक्सीडेंट के साथ प्रोन होते हैं, मतलब यंग जो है ना वो ज़्यादातर एक्सीडेंट कर देते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन उसमें जल्दी से क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है। गेटिंग डिजीज सच एज डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड सर्टन कैंसर इंक्रीज विद एज, अगर एज ज़्यादा होता जा रहा है तो डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट डिजीज़ ज़्यादातर एज के साथ हो सकती है, ज़्यादातर जो कैंसर के डिजीज़ है वो भी एज के साथ साथ हो जाती है। वेरी ओल्ड आर प्रोन टू ड्रग इंटरेक्शन, और ज़्यादातर जो ओल्ड लोग होते हैं तो उसकी इतनी सलाहियत या क़ुव्वत नहीं होती, तो वो ज़्यादातर पे ड्रग के साथ प्रोन हो जाते हैं, ड्रग इंटरेक्शन ज़्यादा करती है, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग लेती है, तो इस वजह से फिर उसमें ड्रग की वजह से भी डिजीज़ अगर हो सकती है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। 6 जो है ना वो जो वुमेन होते हैं तो वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ज़्यादा मोर फ्रिक्वेंट उसको ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो बून की बीमारियां होती है वो ज़्यादातर वुमेन्स को लग जाती है, क्योंकि उनकी बून जो है ना वो कमज़ोर होती है। लेकिन जो पार्किंसंस डिजीज़ है या गाउट का डिजीज़ है वो ज़्यादातर फ्रिक्वेंट मोर मेन में होता है, यानी मोर मेन में ज़्यादातर पार्किंसंस डिजीज़ हो सकती है। लाइफस्टाइल एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में हम देखते हैं कि बंदा किस जगह पे काम करता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको कैंसर हुआ है, तो पहले हम उसका ऑक्यूपेशन के बारे में पूछेंगे। अगर वो किसी कारखाने वगैरह में काम करता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी धुएँ वगैरह की वजह से इसको कैंसर लग गया है, यानी चेस्ट कैंसर है या रिस्पायरेटरी कैंसर है, तो इस वजह से भी लग सकता है। स्मोकिंग के बारे में पूछेंगे, स्मोकिंग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माउथ
कैंसर है, लंग कैंसर है, तो स्मोकिंग का पूछना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सेसिव अल्कोहल की वजह से भी बहुत सारे इस तरह के डिजीज़ हो सकते हैं। पुअर न्यूट्रिशन के बारे में, एंड सेडेंटरी एक्टिविटी, यानी जो उसकी सेडेंटरी एक्टिविटीज़ वगैरह है, लाइफस्टाइल है, उसके बारे में पूछेंगे। इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन की वजह से भी बहुत सारे डिजीज़ लग सकते हैं। अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो इन्वायरमेंट के बारे में पूछेंगे कि किस जगह पे वो फंक्शन करता है, काम करता है, जॉब करता है। वाटर पोल्यूशन के बारे में पूछेंगे कि उसकी उस जगह की वाटर जो है ना वो साफ़ है कि नहीं, क्योंकि वाटर की वजह से भी बहुत रेस्पिरेटरी डिजीज़ लग सकते हैं या डाइजेस्टिव स्टमक की डिजीज़ लग सकते हैं। पुअर लिविंग कंडीशन के बारे में उसका घर वगैरह कैसा है ये भी हम चेक करेंगे, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा डिजीज़ लग सकते हैं। एक्सेसिव नॉइज़ अगर ज़्यादा वो अगर पेशेंट को कोई साइकोलॉजिकली इशू है तो इसका मतलब ये है कि उसके एनवायरनमेंट के बारे में पूछेंगे कि कोई एक्सेसिव नॉइज़ वगैरह में तो फंक्शन नहीं करता, जॉब नहीं करता, तो इसके बारे में हम पूछेंगे। पहले क्रॉनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वगैरह इसके बारे में भी हिस्ट्री लेंगे और इसको भी देखेंगे। अगर वो किसी ऐसी जगह पे काम करता है जो कि ज़्यादा एक्सेसिव नॉइज़ है, उधर पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वगैरह हो सकती है। या फैमिली में कोई मतलब झगड़ा वगैरह हो गई है तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस बंदे को हो सकती है। हेरिडिटी, जेनेटिकली भी ज़्यादातर कोई डिज़ीज़ ऐसे होते हैं जो कि जेनेटिकली लग सकती है। मतलब अगर किसी के दादा दादी, नाना नानी या माँ बाप, किसी बहन वगैरह को किसी को भी एक डिज़ीज़ हो तो अगर उसके बारे में हम पूछेंगे। ज़्यादातर ये भी एक रिस्क फैक्टर है किसी डिज़ीज़ का लगने का या स्प्रेड होने का। जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन फॉर सर्टेन टाइप ऑफ एनवायरमेंटल, मेंटल रिटार्डेशन, लंग कैंसर एक्सेट्रा, ये सब हो सकते हैं इन दोनों की वजह से। अच्छा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का क्या मतलब है? द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़ इज प्रिवेंशन। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़ जो है ना वो प्रिवेंशन है, यानी वैक्सीनेशन वगैरह करना। अभी जो कोरोना आई थी तो इसका वैक्सीनेशन जिसने किया है तो वो क्या है, सेफ है, लेकिन जिसने नहीं किया है तो उसको रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। डील विद अल्टरनेटिव रिस्क फैक्टर दैट कैन बी चेंज्ड। होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस किस चीज़ को कहते हैं? जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस में कर देना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अ बॉडी इज बैलेंस इज इन होम्योस्टेसिस। अगर बॉडी जो है ना वो बैलेंस में है, मतलब बाहर इन्वायरमेंट के साथ वो एडजस्ट कर सकती है, वो स्टेबल है, तो उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस रेगुलेशन वर्क बाय यूजिंग फीडबैक लूप। अब होम्योस्टेसिस जो है ना उसके लिए दो फीडबैक यूज़ होती है, एक क्या है, नेगेटिव फीडबैक है और एक है पॉजिटिव फीडबैक। अच्छा, फीडबैक लूप के लिए फिर 3 कंपोनेंट्स है। एक है रिसेप्टर, पहले किसी चीज़ को रिसेप्ट करती है, मैसेज को रिसीव करती है, फिर उसको कंट्रोल सेंटर तक ले चलती है। कंट्रोल सेंटर जो होता है वो उसको क्या कर देता है, उसको मतलब कहता है कि जाओ और ये अफेक्ट करो, ये चेंज लाओ बॉडी में। 2 टाइप ऑफ फीडबैक लूप है, एक है नेगेटिव फीडबैक और एक है पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जो है ना ये क्या कर देते हैं, ये ज़्यादातर रिस्टोर कर देती है, जो चेंजेस लाती है ये नॉर्मल की तरफ ज़्यादातर बॉडी को रिस्टोर कर देती है, नॉर्मल की तरफ लाती है बॉडी को। इसका एग्जांपल टिट्रोटोल ले सकते हैं, ये स्टेबलाइज कर देती है बॉडी को और ये मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर हो जाती है। पॉजिटिव फीडबैक कौन सी है? ये ज़्यादातर बॉडी को और भी डिजीज़ की तरफ ले चलती है, उसकी एग्जेगरेट कर देती है डिजीज़ की तरफ, उस चेंजेस की तरफ। रिजेंबल डोमेनो इफेक्ट का हम एग्जांपल ले सकते हैं। एंड स्टिमुलेटिंग है, ये भी स्टिमुलेट कर देती है बॉडी को कभी कभार, लेकिन कभी कभार क्या ये बॉडी को स्टिमुलेट कर देती है उस डिजीज़ की तरफ पे। एंड ये लीस्ट कॉमन है। सेल डैमेज इज़ द मेन रीज़न टू लॉस होम्योस्टेसिस। सेल डैमेज जो है ना ये क्या है, मेन रीज़न है होम्योस्टेसिस को लॉस करने के लिए। अगर सेल डैमेज हो जाए तो या तो सेल दोबारा से एडॉप्ट कर लेती है यानी होम्योस्टेसिस की तरफ ले आता है, या सेल जो है ना वो नेक्रोसिस या इस्कीमिया की तरफ ले जाता है। इस्कीमिया से फिर नेक्रोसिस और नेक्रोसिस से फिर गैंग्रीन बढ़ जाता है। गैंग्रीन जो ब्लैक सा टिश्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाए और डेथ उसकी हो जाए और उसको बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मतलब जो सेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है गैंग्रीन में।
डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया भी कह सकते हैं। अगर हाइपोक्सिया हो जाए तो ये क्या है, ये मेन रीज़न है किस चीज़ की, होम्योस्टेसिस की, सेल डैमेज की। सेल डैमेज की मेन रीज़न क्या है, हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया से इस्कीमिया हो जाती है, इस्कीमिया से फिर नेक्रोसिस और नेक्रोसिस से देन गैंग्रीन। देन उसके बाद सेल डेथ, सेल डेथ किस चीज़ को कहते हैं, वंस इट अकर लाइसिस अकर विद रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम दिस काज इन्फ्लेमेशन। अगर एक बार सेल डेथ अगर हो गया, यानी लाइसिस हो गया, किसी टिश्यू का लाइसिस हो गया है, दिन क्या होगा, दिन उसके बाद इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन में अगर सेल जो है ना वो एडॉप्ट करे तो होम्योस्टेसिस की तरफ चलते हैं, अगर एडॉप्ट ना करे तो निक्रोसिस की तरफ, यानी सेल डेथ उसकी हो जाती है। आफ्टर इन्फ्लेमेशन द डेथ सेल इज आइदर रिप्लेस्ड, या तो रिप्लेस्ड हो जाते हैं बाय स्कार टिश्यू, या रीजनरेट हो जाते हैं, यानी उसमें होम्योस्टेसिस हो जाती है, वही टिश्यू दोबारा से ओरिजिनल टिश्यू बन जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं तो पैथोजन पहले बॉडी में एंटर हो जाते हैं, देन वहाँ पे टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। जब टॉक्सिन प्रोड्यूस करे और वहाँ पे रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देती है, तो हमारे बॉडी में अब एक टी लिम्फोसाइट्स है, अब बी एंड दूसरा बी लिम्फोसाइट्स है। जो टी लिम्फोसाइट्स है पहले वो पैथोजन को समझते हैं कि ये कौन कौन से पैथोजन थे, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और जो बी लिम्फोसाइट्स है उसके लिए जल्दी जल्दी से एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और उस पर एंटीबॉडीज़ उस एंटीबॉडीज़ के ज़रिए उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। द पर्सन बिगिन टू फील वेल, और उसके बाद फिर क्या करते, जो पर्सन है वो वेल फीलिंग महसूस करता है। मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन इन सेलुलर इंजरी बाय बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन काज हो गई है या सेलुलर इंजरी हो गई है। बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया क्या है, ये एक प्रोकैरियोटिक लेक्टिंग डिस्क्रीट न्यूक्लियाई, दे आर रिलेटिवली स्मॉल, ये क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ डिपेंड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द होस्ट, ये क्या, ये की जो सर्वाइवल है वो डिपेंड कर देती है किस चीज़ पे, उसकी होस्ट पे, मतलब वो कहाँ पे रह रही है उस पर, और उसकी डिपेंस कैसी है, डिपेंस मैकेनिज्म कैसा है, ऑन द बैक्टीरियम एबिलिटी टू रेजिस्ट दीज डिपेंसेस, और ये बैक्टीरिया उस डिपेंस को कितना रेजिस्ट करती है, इस पर डिपेंड करती है इसकी सर्वाइवल एंड ग्रोथ। Some bacteria have coating that protect them from phagocytosis, ज़्यादातर बैक्टीरिया ऐसी होती है जिस पे एक कोटिंग ऊपर सा एक कवर चढ़ा हुआ होता है, जो कि उसको पैजोसाइटोसिस यानी वो प्रोसेस जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो जाती है उसको इनगल्प करके बाहर निकाल देती है, उसको किल कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है। तो उस कोटिंग जो होती है उस बैक्टीरिया पे, तो वो कोटिंग उसको पैजोसाइटोसिस यानी इस इनगल्पिंग के प्रोसेस से बचा लेती है। These coating include polysaccharide covering of the pneumococcus, ये जो कोटिंग होती है ये किस चीज़ से बनी होती है, ये एक पॉलीसेकेराइड कवरिंग होती है जो कि क्या है, फॉर दी न्यूमोकोकस, जो कि न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के लिए ज़्यादातर ये होती है। द वैक्सी कैप्सूल सराउंडिंग द ट्यूबर बेसिलस, जो ट्यूबर सेल बेसिलस बैक्टीरिया है तो उससे एक कैप्सूल सा शेप उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है, एक कवर बना देते हैं, उसको एक कवर दे देते हैं, तो उस कवर के ज़रिए से भी ये पेजोसाइटोसिस के प्रोसेस से बच जाती है। एंड द एम प्रोटीन सेल वॉल ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस, और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर क्या होती है, एम प्रोटीन सेल वॉल ऊपर चढ़ा हुआ होता है। Other bacteria survive and proliferate in the body by producing hemolysin, leukocidin, coagulases, exotoxin and endotoxin that injure cell and tissues। और बाकी जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पे सर्वाइवल कर देती है, प्रोलिफरेट, वो सर्वाइव कर देती है एंड प्रोलिफरेट इन द बॉडी, और बॉडी में प्रोलिफरेट हो जाती है और प्रोड्यूस कर देती है किस चीज़ को, हेमोलाइसिन को, ल्यूकोसाइडिन को, कोगुलेसिस को, एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, जिसकी वजह से जो हमारी सेल है वो इंजर हो जाती है, सेल की इंजरी हो जाती है या टिश्यूज़ की डैमेज हो जाती है, टिश्यूज़ की इंजरी हो जाती है।
एक्सोटॉक्सिन आर मेटाबॉलिक प्रोटीन। एक्सोटॉक्सिन अब क्या है, ये एक मेटाबॉलिक प्रोटीन होते हैं जो कि रिलीज्ड हो जाते हैं इनटू द एनवायरनमेंट फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उससे एक्सोटॉक्सिन क्या कर देती है, वो एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस कर देती है हमारे एनवायरनमेंट में। दिस प्रोटीन हैव हाईली स्पेसिफिक इफेक्ट। इस प्रोटीन का एक हाईली स्पेसिफिक इफेक्ट होता है एक होस्ट सेल पे, एक बॉडी पे। जो एंडोटॉक्सिन है तो वो लाइपोपोलिसैकेराइड, जो लाइपोपोलिसैकेराइड्स है वो लाइपोपोलिसैकेराइड से बनते हैं एंड द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा जी, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं कि जो एक्सोटॉक्सिन है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिलीज कर देती है, जबकि एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिलीज कर देती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो रिलीज कर देती है एंडोटॉक्सिन को, तो उसमें क्या होती है, वो उसमें पोलिसैकेराइड लाइपोपोलिसैकेराइड्स होती है, यानी ये लाइपोपोलिसैकेराइड से बनते हैं that are released from cell wall during lysis and are destruction of bacteria। जब डिस्ट्रक्शन या lysis of bacteria हो जाती है तो उस दौरान ये क्या कर देते हैं, ये रिलीज कर देती है एंडोटॉक्सिन को। their effect are generalized, और इसका इफेक्ट क्या होता है, जनरलाइज होता है, जबकि एक्सोटॉक्सिन का इफेक्ट स्पेसिफिक होता है। वायरसेस। Viruses are intracellular parasites that take over the genetic and metabolic machinery of host cell and use them for their own survival and replication। वायरसेस जो है ना, ये हमारे साथ इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट किस चीज़ को कहते हैं, जो कि एंटर द सेल भी अपना रिप्रोडक्शन कर देती है, रेप्लिकेशन कर देती है। They take over the genetic and metabolic machinery, जो कि क्या कर देते हैं, जो कि टेक ओवर कर देती है genetic and metabolic machinery को of the host cell and use them for their own survival and replication। और इसको फिर यूज़ कर देती है अपनी सर्वाइवल के लिए और अपनी रेप्लिकेशन के लिए। जो मेटाबॉलिक मशीनरी है इसको फिर यूज़ कर देती है अपनी सर्वाइवल एंड रेप्लिकेशन के लिए। वायरस कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन दियर डीएनए और आरएनए। वायरसेस अपने सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पे रख देती है, डीएनए में और आरएनए में। दिस जेनेटिक मटीरियल इज प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीन कोड दैट मस्ट बी रिमूव्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल इफ द वायरस इज टू रेप्लिकेट। ये जो जितनी भी जेनेटिक मटीरियल है ये कहाँ पे होती है, इज प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीन कोड। एक प्रोटीन कोड में ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं, एक प्रोटीन कोड होता है उसके ज़रिए से ये प्रोटेक्टेड रह जाते हैं। प्रोटेक्टेड उसमें एक मतलब बहुत महफूज रहते हैं, उसमें उस कोड में ये बहुत महफूज होते हैं। दैट मस्ट बी रिमूव्ड इन द साइटोप्लाज्म। और जब ये बैक्टीरिया, ये जो वायरस है, ये जब साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाते हैं, वहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देती है, तो उस दौरान ये कोड अपने आप से रिमूव कर देती है और अपना जेनेटिक मटीरियल वहाँ पे फैला देती है। फंक्शन ऑफ वायरॉन। वायरॉन किस चीज़ को कहते हैं, बिल्कुल इसी वायरस को वायरॉन भी कह सकते हैं। वायरॉन जो है ना, इसकी गिनती फंक्शन है। द फर्स्ट वन इज सेल प्रोटीन सिंथेसिस सेशन कर देती है, यानी जो प्रोटीन सेल प्रोटीन है, यानी जो जितनी भी सेल में प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसकी मतलब सेल प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस है सेल में, तो उसकी उसको ख़त्म कर देती है, उसका खात्मा कर देती है। डिसरप्शन ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ एंजाइम that can kill the host cell। डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को क्या कर देती है, उसको डिस्टर्ब कर देती है, उसको डिस्ट्रप्शन कर देती है, उसका खात्मा कर देती है। रिजल्टिंग एंड रिलीज ऑफ एंजाइम, जिसकी रिजल्ट में क्या एंजाइम रिलीज हो जाती है, वो एंजाइम फिर क्या कर देती है, हमारे होस्ट सेल को किल कर देती है। फ्यूजन ऑफ होस्ट सेल की फ्यूजन कर देती है। अल्टरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रॉपर्टी काजिंग the immune system to attack the host cell as if it were foreign। अल्टरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है उसमें चेंजेस लाती है, तो इसकी वजह से फिर क्या हो जाती है, जो इम्यून सिस्टम है वो खुद पे अपना होस्ट सेल पे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देता है। मतलब जो इस तरह से होता है कि जो हमारा इम्यूनिटी है वो खुद ही हमारे लिए जहरीली बन जाती है, और फिर जो हमारी बॉडी है वो समझ लेते हैं हमारा जो पेगोसाइटोटिक एंड
हमारी जो इम्यून सिस्टम है फिर वो समझते हैं कि ये फॉरेन बॉडी है, हमारा जो ऑटो इम्यून डिजीज़ बन जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम समझता है कि ये फॉरेन सब्सटेंस आए हैं, तो एक दूसरे के साथ फिर क्या कर देती है, फाइट स्टार्ट कर देती है और एक दूसरे को ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ का हो सकती है। और ये सब फंक्शन किस चीज़ का है, इस वायरस का है। प्रमोशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल इनटू कैंसरस सेल, ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है, यानी जो होस्ट सेल होते हैं हमारी बॉडी के अपने जितनी भी होस्ट सेल है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है कैंसरस सेल में, क्योंकि ये वहाँ पे जाके डिजीज़ काज कर देती है, इन्फेक्शन काज कर देती है और उस इन्फेक्शन को इतना बढ़ा देती है कि वो कैंसर सेल में तब्दील कर देती है। प्रमोशन ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम टिश्यू डैमेज बाय द वायरल इन्फेक्शन, प्रमोशन ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में तो उसको क्या कर देती है, उसको प्रमोट कर देती है, उसको और भी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या हो जाती है, उसकी किल हो जाती है। इस वायरस इन्फेक्शन, ये जो हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल ऑलरेडी एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन प्रेजेंट है और उसके ऊपर वायरल इन्फेक्शन आ जाता है तो उसको दोनों को क्या कर देती है, वो दोनों आपस में मिल के हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यू डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से फिर कैंसर वगैरह भी बन सकते हैं। फंजाई, फंजाई आर रिलेटिवली लार्ज ऑर्गेनिज्म विद थिक wall that grow as either single card yeast or multi-celled mold। फंजाई जो है ना ये क्या होती है, ये लार्ज ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे बॉडी में ये भी क्या कर देती है, मतलब हमारी बॉडी में एक नॉर्मल फ्लोरा का फंक्शन भी ये परफॉर्म कर देती है, लेकिन कभी कभार ये क्या हो जाती है, हमारी बॉडी के लिए जहरीली बन जाती है और हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर देती है। अच्छा, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि एक सिंगल सेल से बने होते हैं तो उसको हम कहते हैं यीस्ट, और कुछ मल्टी सेल्ड होते हैं जिसको हम मोल्ड कहते हैं। मोल्ड जो होती है ये एरोबिक है, जबकि यीस्ट जो है ये फैकल्टेटिव एनारोबिक है, यानी इसके लिए ऑक्सीजन का ज़रूरी होना या ना ज़रूरी होना इतना इतना अहम किरदार अदा नहीं करता, वो दोनों कंडीशन में अपना सर्वाइवल कर सकता है। Pathogenic fungi release mycotoxin and enzyme that damage connective tissue। पैथोजेनिक फंजाई जो है ना ये रिलीज कर देती है किस चीज़ को, माइकोटॉक्सिन को, एंड एंजाइम दैट डैमेज कनेक्टिव टिश्यू, और कुछ ऐसे एंजाइम जो कि हमारे बॉडी में जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है वो डैमेज कर देती है, तो ये भी रिलीज कर देती है। डिजीज कास्ड बाय फंजाई स्कार्ड माइकोसिस, जितने भी डिजीज कास्ट हो जाए फंजाई की वजह से तो उसको हम माइकोसिस कहते हैं। मोस्ट फंजाई ग्रो एज अ पैरासाइट, ज़्यादातर फंजाई जो होते हैं वो एज अ पैरासाइट ग्रो कर देती है हमारी स्किन के नियर, हमारी स्किन में, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में, एंड यूजुअली प्रोड्यूस माइल्ड और सुपरफिशियल डिजीज, और कभी कभार ये माइल्ड या सुपरफिशियल यानी स्किन के ऊपर डिजीज भी कास्ट कर देती है। Fungi causing deep infection enter the body through inhalation or through often wind। वो fungi कभी कभार हमारी बॉडी में इन्फेक्शन काज करने के लिए एंटर होती है थ्रू इनहेलेशन, यानी हमारे सांस लेने के प्रोसेस में एंटर हो जाती है, या कभी कभार ओपन वाउंड, जितने भी ओपन जख्म होते हैं, खुला हुआ जख्म होते हैं तो उसके ज़रिए से हमारे बॉडी में एंटर हो जाती है। डीप इन्फेक्शन आर मोस्ट कॉमन एंड एसोसिएटेड विद अदर डिजीज as a opportunistic infection in immunosuppressed individual। कभी कभार ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी काज कर देती है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का क्या मतलब है, यानी हमारी बॉडी में ये एज अ नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में एक डिजीज़ प्रेजेंट हो तो ये उसके साथ साथ तो दूसरा डिजीज़ भी परफॉर्म कर देती है, क्रिएट कर देती है हमारी बॉडी में, और एक अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ जो है ना या इन्फेक्शन जो है ना हमारी बॉडी में ला लेती है। सम फंजाई आर पार्ट ऑफ द नॉर्मल बॉडी फ्लोरा, कुछ फंजाई जो है ना ये हमारी बॉडी में एज अ नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट है एंड बिकम पैथोजेनिक व्हेन एंटीबॉडीज किल बैक्टीरिया दैट नॉर्मली compete फॉर न्यूट्रिशन एंड फ्री फ्लूइड फंगल ग्रोथ।
कुछ बैक्टीरिया जो कुछ फंजाई जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एज अ नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होती है, लेकिन कभी कभार हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया किल हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी में जितनी भी फंजाई होती थी उसके लिए वो बैक्टीरिया अहम होती है, यानी उस नॉर्मल फ्लोरा फंजाई के लिए वो नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया अहम होती है। तो जब हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं तो वो जो हमारी बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा वाली बैक्टीरिया है उसको भी किल कर देती है। फिर ऐसा होता है कि ये जो फंजाई प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, जो नॉर्मल फ्लोरा वाली फंजाई है, तो उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है क्योंकि उसके बचाव के लिए अब वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। तो जब एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है तो हमारी बॉडी में ये फिर पैथोजेनिक बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट इन द विजाइना, अगर विजाइना में यीस्ट प्रेजेंट है may अंडरगो रैपिड प्रोलिफरेशन व्हेन एंटीबायोटिक किल विजाइनल बैक्टीरिया, तो ये फिर बहुत जल्द ही अपना इन्फेक्शन काज कर देती है विजाइना में, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स है, जो बैक्टीरिया थी वो प्रेजेंट थी इसके हाथपा के लिए, तो वो बैक्टीरिया अब किल हो गई एंटीबायोटिक के ज़रिए से। तो अब विजाइना में बहुत सारा जो यीस्ट है वो प्रेजेंट है, तो वो रैपिडली प्रोलिफरेशन काज कर देती है। पैरासाइट रेंज फ्रॉम यूनिसेलुलर प्रोटोजा which are यूकैरियोटिक टू लार्ज वर्म। पैरासाइट जो है ना, ये हमारे साथ क्या है, इसका जो रेंज है वो यूनिसेलुलर प्रोटोजा है विच आर यूकैरियोटिक टू लार्ज वर्म, जो कि यूकैरियोटिक होते हैं लार्ज वर्म में। पैरासाइट वर्म इंक्लूड हेलमेंट्स, पैरासाइट वर्म में हमारे साथ इंक्लूड है हेलमेंट, राउंड वर्म एंड टैप वर्म्स। ठीक है, ये कुछ टाइप्स ऑफ वर्म है जो कि पैरासाइट वर्म में मौजूद है। फिर है टिश्यू डैमेज। टिश्यू डैमेज में रिजल्ट फ्रॉम इन्फेस्टेशन इन द टिश्यू आर मे बी सेकेंडरी टू द इंडिविजुअल इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। टिश्यू डैमेज में रिजल्ट फ्रॉम इन्फेस्टेशन, टिश्यू डैमेज जो है ना वो किस वजह से, ज़्यादातर इन्फेस्टेशन इन द टिश्यू की वजह से भी हो सकती है, आर मे बी सेकेंडरी टू द इंडिविजुअल इम्यून, और कभी कभार ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल सिस्टम का एक इम्यून होता है उसकी वजह से भी कभी कभार हो सकते हैं, एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से भी टिश्यू डैमेज हो सकती है। पैरासाइट एंड प्रोटोजल इन्फेक्शन आर रेयरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। जितनी भी पैरासाइटल या प्रोटोजल इन्फेक्शन है वो कभी कभार मतलब रेयरली, बहुत कम कंडीशन में ऐसा होता है कि वो ट्रांसमिट हो जाती है ह्यूमन टू ह्यूमन से, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के। इन्फेक्शन स्प्रेड मेनली थ्रू वेक्टर, कभी का और ज़्यादातर जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो जाती है वेक्टर के ज़रिए। वेक्टर क्या होती है, इन्फेक्शन की वो एबिलिटी जो कि एक ह्यूमन से एनिमल तक काज हो जाए, या एनिमल से ह्यूमन तक, या ह्यूमन से ह्यूमन तक जो इन्फेक्शन है वो काज कर दे, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर। आर थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर और फूड, या तो कंटेमिनेटेड वाटर या फूड की वजह से भी काज हो सकती है। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको हम ख़त्म करेंगे, इस चैप्टर का खात्मा करेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।